Assalamu alaikum students, welcome back and today we will discuss about coordinate covalent bond. प्रीवियस लेक्चर में हमने कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था, उसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने दी थी। उन एग्जांपल्स को आपने बुक से भी देखना है और कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी नई एग्जांपल्स के लिए आपको मे बी लगे कि शायद अभी तक जो हम स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो सारा मैट्रिक वाला है, मतलब आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब इसमें और कोवलेंट बॉन्ड में फ़र्क है। इलेक्ट्रॉन की ये भी शेयरिंग से बनता है, लेकिन ये दोनों एटम की म्यूचुअल शेयरिंग से नहीं बनता। ओके स्टूडेंट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर तो होते हैं लेकिन एक ही एटम की तरफ से। अब मैं इसका फ़र्क आयोनिक बॉन्ड से अगर आपको बताऊं तो क्या है। आयोनिक बॉन्ड में ये होता है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम को शिफ्ट होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन इसी तरह शेयर होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता, बल्कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है यानी दो इलेक्ट्रॉन, वो एक एटम शेयर करता है दूसरे एटम को। लेकिन ये डोनेशन नहीं है। आयोनिक बॉन्ड में तो डोनेशन होती है, जिसको हम डोनेशन ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग ही होगी। शेयर हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से, पूरे दो इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एटम या आयन की तरफ। और जो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है ना, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो देता है, एक पूरा जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, जो एटम पूरा पेयर अपना इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है किसी दूसरे एटम या आयन के साथ, वो पहले से बॉन्डेड एटम होता है। आई रिपीट इट अगेन, जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है या शेयर करता है वो ऑलरेडी बॉन्डेड एटम होता है। तो हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। द बॉन्ड विच इज फॉर्म by the sharing of इलेक्ट्रॉन पेयर। ये देखो यहाँ पे वर्ड मैंने क्या यूज किया, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का एक पूरा जोड़ा। द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ओनली वन ऑफ द बॉन्डेड एटम। ये बात स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही से बनता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पूरा एक पेयर शेयर होता है एक एटम से दूसरे एटम या आयन की तरफ, और जो एटम ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा वो पहले से क्या होगा, बॉन्डेड एटम। तो डेफिनेशन को आपने गौर से स्टूडेंट्स देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लें। हमारे पास अमोनिया, अगर हम बात करें अमोनिया के पास इस तरह, ये हम चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ के आए, इसके पास एक यहाँ पे होता है लोन पेयर। वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड नहीं बना रहे होते उनको स्टूडेंट हम लोन पेयर कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर कहते हैं, और जो बॉन्ड बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर्स होते हैं। तो हम बॉन्ड पेयर्स की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट लोन पेयर्स। BF3 ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और अकॉर्डिंग टू लिवस मॉडल, क्योंकि ये सारा लिवस के मुताबिक है, लिवस के केमिकल बॉन्डिंग मॉडल के मुताबिक है, हर वो एटम जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या इलेक्ट्रॉन डेफिसिट हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उसको हम लिवस का एसिड कहते हैं। लिवस एसिड, ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट में, लिवस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट में भी चीज़ देखने में आई। इसके पास चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो हम इसको लिवस का एसिड बोलेंगे, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, ज़्यादती है, उसको हम लिवस का बेस कहते हैं। सो दिस इज लिवस बेस। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्पीशीज हेयर। वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट विच इज लिवस एसिड, एंड वन इज इलेक्ट्रॉन रिच विच इज लिवस बेस। अब होगा ये कि ये अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इस बोरोन को। चूंकि मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया था, होगी ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही, लेकिन एक एटम की तरफ से होगी, और जो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा वो पहले से बॉन्डेड होगा। तो नाइट्रोजन को देख लो, ये पहले से बॉन्डेड है, ऑलरेडी बॉन्डेड है। तो ये अपना यहाँ से पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं, वो इसको डोनेट कर देगा, और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो देखें कैसे होगा फिर ये। तो इससे आपके पास N, यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे भी H। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम यूं एरो हेड से शो करते हैं, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ।
दिस इज डोनर एटम नाइट्रोजन, और जो बोरोन है वो एक एक्सेप्टर एटम है। तो स्टूडेंट आप एक चीज़ यहाँ पे चेक करें, जो देने वाला है इलेक्ट्रॉन, अब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो लेने वाला है उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाएगी, उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के चार्ज को कर देंगे कैंसिल। और जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनी है इसको हम बोलते हैं अडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज नेम्ड एज अडक्ट। अडक्ट मीन एडिशन प्रोडक्ट है ये, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। सो ऐसा बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन के मुकम्मल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और जो एटम देने वाला होता है वो पहले से बॉन्डेड होता है, जो लेने वाला है बॉन्डेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और जो देने वाला होता है इलेक्ट्रॉन को वो लिवस बेस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो लिवस एसिड होता है, और इसको हम इस तरह के एरोहेड से शो करते हैं, डोनर टू एक्सेप्टर। ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के लिए साइन होता है, और जो देने वाला है उसके पास फिर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो जाती है बाद में, और इस प्रोडक्ट का नाम अडक्ट है, और इसको हम एडिशन प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो ये हमारे पास पहली एग्जाम्पल थी। तो एग्जाम्पल बेस्ड ही हमारा ये सारा टॉपिक है, ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये लॉन्ग में आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब देखिएगा बहुत सिंपल एग्जाम्पल हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स अगर आप अच्छे से कर लोगे और पेपर में इसको एक्सप्लेन कर लोगे तो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो देखें जी, सेकंड एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल जो हम लेते हैं, आप बहुत कॉमन और फेमिलियर एग्जाम्पल है वाटर की। अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो यूं बेंट होता है इस तरह, ठीक है। H+, इसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का जो एटम है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन इसमें नहीं होता, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, H11 बोलते हैं इसको। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अब इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया है, यही वजह है H+ को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो H+ कह लें, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन कह लें, एक ही बात है। अब ये जो वाटर है इसके ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर्स हैं, ठीक हो गया। तो अब ये अपना एक पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई एक, ये वाला ये ऊपर वाला, इसको शेयर करके डोनेट करेगा, मतलब इसके साथ शेयरिंग भी है और एक किस्म की डोनेशन भी है, जिसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब दोबारा से आप चेक कर लो, जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है वो पहले से बॉन्डेड है, और जो ले रहा है वो बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया लेने वाला बॉन्डेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो खैर इन दोनों के दरमियान हमारे पास बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ये इस तरह ऐसे, ठीक हो गया, और ये इस तरह यहाँ पे H। देखो ये तीसरा एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है, इसकी भी पूरी मैं बैकग्राउंड पे जाऊंगा कि किस तरह से ये मिक्स करैक्टर होता है, तो इसको तो बाद में देख लें। ये हमारे पास अडक्ट बनी है, लेकिन यहाँ पे किस पे चार्ज है, ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब इसमें मजीद नेगेटिव नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पहले ही पॉजिटिव था, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा इसका सिर्फ पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, ये नेगेटिव नहीं बनेगा, तो इसलिए हाइड्रोजन पे आपने नेगेटिव नहीं लिखना। तो जो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स का पॉजिटिव चार्ज है, ये कॉम्प्लेक्स बनी है, ये भी कॉम्प्लेक्स थी अडक्ट प्रोडक्ट। इस आयन को हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, दिस आयन इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। और स्टूडेंट एक बात और इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, जहां पे भी IUM आएगा, जिस आयन के साथ भी IUM आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव आयन इन केमिस्ट्री। हाइड्रोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन, ठीक हो गया, ब्रोमोनियम आयन, कोई भी इस तरह का आयन अगर आए तो उसको हम पॉजिटिव आयन ही कंसीडर किया करेंगे, जैसे कि यहाँ पे। और इसकी शॉर्ट फॉर्म ये होती है कि हम इसको H3O पॉजिटिव ऐसे भी लिख लेते हैं, इसको भी हाइड्रोनियम आयन ही कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम देखो यही एग्जाम्पल जिसको समझ आ गई है, आने वाली 2 एग्जाम्पल उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3 इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप वाटर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर लोगे। अगर स्टूडेंट आपको याद हो अल्कोहल्स, दिस इज अल्कोहल ROH, मैट्रिक में आपने पढ़ा होगा, ये वाटर की तरह की होती है। देखो यहाँ पे दोनों तरफ H लगा है तो वाटर है, यहाँ पे एक तरफ R लगा दें एक तरफ H लगा दें, दैट विल बिकम अल्कोहल। तो अल्कोहल में भी सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ही है जिसके पास लॉन पेयर्स होते हैं, तो ये भी H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे, तो ये डोनर हुआ, ये एक्सेप्टर हुआ, और इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा कुछ इस तरह से। बस यहाँ पे R लगा देना,
बाकी सारी एग्जाम्पल ये हाइड्रोनियम आयन जैसी है। और यहाँ पे ये एरो हेड जो यहाँ पे शो कर रहा है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बना है। ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको नाम दिया था हाइड्रोनियम आयन का। अब ये वाटर का तो नहीं है, अल्कोहल का है, इसलिए इस आयन का स्पेशल नेम होता है ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम ऑक्सीजन से ही निकला है, ऑक्सीजन से ऑक्सोनियम। और ये अल्कोहल का है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल। ओके स्टूडेंट, ये अल्कोहल थी हमारे पास। एक और एग्जांपल पे आ जाते हैं जो बिल्कुल इसी, देखो ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिजेंबल रखती हैं आपस में। अब एक नई एग्जांपल पे आ जाते हैं, एग्जांपल नंबर 4 पे, वो भी इसी से मिलती जुलती। देखो यहाँ पे अगर मैं R लगा दूँ और यहाँ पे भी R लगा दूँ, अब ये ना वाटर है ना अल्कोहल है, एक तीसरी हमारे पास ऑर्गेनिक स्पीशी बन गई है। वाटर ऑर्गेनिक नहीं होता, याद रखना। वाटर इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है, ये ईथर है, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन पेयर्स है, तो यहाँ पे H+ है, तो यहाँ पे भी सेम वही तरीके से ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा और इस तरह से इनके दरमियान भी एक ऑक्सोनियम आयन बन जाएगा कुछ इस तरह से। R, यहाँ पे O, यहाँ पे H के साथ ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया और यहाँ पे R। तो इसको भी हम बोलेंगे क्या भला, ऑक्सोनियम आयन। लेकिन ये किसका होगा, ये ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, ये ईथर है हमारे पास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इसको ROR को ईथर पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारे पास अभी 4 एग्जाम्पल्स होगी। एक और एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, 5वें एग्जाम्पल पे, वो भी बहुत सिंपल और आसान है। इसको मैं यहाँ से इरेज करके लिख देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5। आपने अमोनियम आयन का नाम तो सुना होगा, अमोनियम आयन। तो उनमें भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वैसे तो बहुत तरह के बन सकते हैं, जो आपकी बुक में स्पेसिफिक एग्जांपल हैं मैं वही ले रहा हूँ। तो एग्जांपल नंबर 5 है हमारे पास। तो इसमें अगर हम अमोनिया की बात कर लेते हैं, NH3, तो जैसे यहाँ पे भी अमोनिया लिवस बेस के तौर पे काम करी क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। अगर ये H+ को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी इस तरह, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, N, यहाँ पे एक H, 3 कोवलेंट बॉन्ड है और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है हमें, ठीक है, ये वाला। तो इस नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, NH4 पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। अमोनिया से बना है ना, अमोनियम आयन। अच्छा, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम्पल तो आप कर ही लोगे, आई होप कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट वो ये है कि आपको लग रहा होगा, मैं एक एग्जांपल से ले लेता हूँ। जैसे सपोज करो आपको लग रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 3 यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है और चौथा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है। जब हम इसकी स्टडी करते हैं ना इस मॉलिक्यूल की, तो ये जो चारों बॉन्ड्स हैं ये एक ही जैसे होते हैं। इसका मतलब अगर ये बॉन्ड चारों डिफरेंट होते, मतलब 3 बॉन्ड यहाँ पे कोवलेंट होते और चौथा कोऑर्डिनेट कोवलेंट होता, तो होना ये चाहिए था जब हम इसकी स्टडी करते, प्रैक्टिकली इसको स्टडी करते IR स्टडी से या एक्सरे स्टडी से, तो 3 बॉन्ड एक जैसे होते, चौथा बॉन्ड इसका होता डिफरेंट। लेकिन जब हमने इसकी स्टडी की तो हमें चारों बॉन्ड्स इसके एक जैसे नजर आए। तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि अब इसमें जो कोवलेंट करैक्टर है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट करैक्टर है वो एक एक बॉन्ड का नहीं है, बल्कि वो मिक्स हो गया है। सो दिस इज मिक्स्ड करैक्टर एज ए होल। तो हमारे पास करैक्टर कैसे है यहाँ पे, मिक्स करैक्टर ऑफ कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो चूंकि ये हमारे पास 4 बॉन्ड्स हैं, तो हर बॉन्ड का यहाँ पे 75% कोवलेंट नेचर होगा, हर बॉन्ड का कोवलेंट नेचर, और बाकी जो 25% होगा वो हमारे पास होगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट नेचर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट नेचर। अब कुछ स्टूडेंट को ये बात समझ नहीं आती, मैं इसको दोबारा से इलैबोरेट कर देता हूँ। देखें यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 बॉन्ड स्टूडेंट्स बने ना, तो हम ये अज्यूम कर रहे थे कि शायद 3 कोवलेंट है और एक चौथा कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। बताने की हद तक ये ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता ये है कि अब ये चारों बॉन्ड का करैक्टर हो गया है मिक्स। यानी अगर मैं इस बॉन्ड को देखूं तो इसमें 75% जो है वो कोवलेंट करैक्टर मौजूद है और 25% इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट करैक्टर मौजूद है। ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी मौजूद है कि जब हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया है, तो हम साथ ये कहते हैं कि उनका कोवलेंट करैक्टर डायमेंश हो गया। तो बिल्कुल हो गया। देखो अब कोई भी बॉन्ड यहाँ पे 100% कोवलेंट नहीं है, यानी उसमें मिक्स करैक्टर आ गया है। 75% वो कोवलेंट हो गया है और 25% वो कोऑर्डिनेट। अगर 3 है तो क्या होगा, देखो जैसे ये 1 2 3 है, तो
इसको आप 3 पे, 100 को 3 पे डिवाइड कर लो, तो आपके पास हर बॉन्ड का 66% करैक्टर कोवलेंट हो जाएगा और बाकी 33% कोऑर्डिनेट कोवलेंट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं वो लिमिटेशंस पर। देखो, जो अभी तक हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा और अभी हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, हमने इसमें किसी भी मॉलिक्यूल की शेप की बात नहीं की, किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी की बात नहीं की, किसी भी मॉलिक्यूल में ये नहीं बताया कि क्यों बॉन्ड बना। ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से एटम्स को जरूरत पड़ी। हम सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ऑक्टेट रूल है। ठीक है, लिविस ओनली एक्सप्लेन दैट द एटम्स विल बी बॉन्डेड टू अदर एटम्स ड्यू टू कंप्लीटेड ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट शेल या ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि वो कौन सी चीजें होती हैं जो बॉन्डिंग करवाती हैं, यानी हाउ द बॉन्ड इज एक्चुअली फॉर्म, व्हाई द बॉन्ड इज फॉर्म, ओके, एंड बॉन्ड एनर्जी का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगी। क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्शंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, वो होती है मॉलिक्यूल की शेप, क्योंकि शेप ने डिसाइड करना होता है कि मॉलिक्यूल किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को लिविस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो अभी हम लिमिटेशंस पे आएंगे लिविस के मॉडल की। देखो, ये तो हमने सारा लिविस के मुताबिक पढ़ लिया है, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन देयर आर सम लिमिटेशंस। इसको हम ये नहीं कह सकते कि गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, दिस इज राइट और ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन दी ओनली जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इससे आगे का नहीं सोच सकते। मतलब जहाँ तक हमें लिविस ने बता दिया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे हम नहीं जा रहे। दैट इज़ वाई हम इसको लिमिटेशन कहेंगे, लिविस के मॉडल में डिफेक्ट्स नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब लिमिटेशंस ऑफ लिविस मॉडल, ये भी पेपर में आ जाता है, लिमिटेशंस ऑफ लिविस मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, लिविस मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल जो बॉन्डिंग उसने हमें कॉन्सेप्ट बताया है, उसमें लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो लिविस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, पहले मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, लिविस जो हमारे पास लिविस का मॉडल है, लिविस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन, वो नहीं कर पाया एक्सप्लेन क्या भला। नंबर वन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कौन सा मॉलिक्यूल कैसी ज्योमेट्री का होगा। ज्योमेट्री भी आप इसको कह सकते हो। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, बॉन्ड एंगल, यानी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड का एंगल कितना होगा जब वो बॉन्ड बनाएंगे, और उनकी जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है उसको भी आप कह सकते हो। या चलो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ क्योंकि वो सारा इसमें आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ। यानी इसको अगर मैं सिंपली डिफाइन करूँ तो अगर हम वाटर को देखें तो लिविस का मॉडल ये वाटर का ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन एक्चुअल में वाटर का ऐसा स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होता। तो एक तो शेप नहीं बताई, मतलब इसकी शेप क्या है ये नहीं लिविस से एक्सप्लेन कर पाया। एक्चुअल में वाटर की शेप कुछ यूं होती है इस तरह, ठीक है, बेंट वाली। लिविस के मुताबिक बिल्कुल लीनियर बना दी उसने। दूसरे नंबर पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बॉन्ड की लेंथ है, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ये भी लिविस एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त इतनी रिसर्च नहीं थी, इतनी स्टडी नहीं थी, तो ये वजह है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो जो बॉन्ड की एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, वो भी लिविस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बॉन्ड एनर्जी भी लिविस के मॉडल में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये दो लिमिटेशन होंगी। तीसरी लिमिटेशन ये है कि जो हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन है, हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म, तो बॉन्ड कैसे बन जाता है इसको भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हाँ, इतना वो बता सका था कि जो बॉन्ड है वो ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से बनता है, लेकिन उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या जो हमारे पास अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी ओवरलैपिंग होती है, ये सारा कुछ नहीं एक्सप्लेन किया किसने भला, लिविस ने। तो दैट इज़ वाई हम इनको लिविस के मॉडल में लिमिटेशंस बोलते हैं। इसमें और भी आप लिख सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा एडिशन करना चाहें तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी मैंने लिख दिया। हाँ, इसमें बॉन्ड ऑर्डर लिख सकते हैं। हम बॉन्ड का ऑर्डर नहीं बता सकते कि सिंगल बॉन्ड क्यों बनेगा, डबल क्यों बनेगा, ट्रिपल क्यों बनेगा, कहाँ पे कैसे बनेगा, और हम विदाउट सीइंग मॉलिक्यूल, विदाउट सीइंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हम कैसे जो है वो बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस चीज़ को भी सही से
ठीक से कुछ हद तक बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन किया लिवस ने, लेकिन बिल्कुल जो एक हायर लेवल पे जाके वो बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये हम MOT में पढ़ेंगे। तो मुख्तलिफ जो थ्योरीज हमारे पास आने वाली हैं, मॉडर्न थ्योरीज जिनको हम कहते हैं, वो मैं उनके नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको हम देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उनके नाम आपको पता होने चाहिए। जो मॉडर्न थ्योरीज हैं जो केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं, फिर हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। सो देयर आर मॉडर्न थ्योरीज, और इसमें जो पहली थ्योरी है हमारे पास वो है हमारे पास V, जिसको हम पढ़ेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर में, VSEPR थ्योरी। अब इसको ध्यान से आपने देखना है। V से मुराद वैलेंस है, V से मुराद वैलेंस, S से मुराद शेल है, E से मुराद इलेक्ट्रॉन है, P से मुराद पेयर है, ठीक है, और R से मुराद रिपल्शन है, और लास्ट पे थ्योरी लिखना है। तो ये नाम आपने याद करना है। देखो, वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन, वैलेंस, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन थ्योरी। इसको VSEPR भी पढ़ते हैं और इसको हम वेस्पर भी पढ़ लेते हैं समटाइम्स। तो ये हमारी पहली थ्योरी होगी जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी हमारी थ्योरी होगी VBT, इसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके स्टूडेंट, तो ये दिस विल बी आवर सेकंड थ्योरी, और इसी में मॉडिफिकेशन होगी। जब इसकी मॉडिफाइड फॉर्म भी हम पढ़ेंगे, इसकी जो मॉडिफिकेशन है, सॉरी मॉडिफिकेशन जो है इसकी, वो है इन टर्म ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसी में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। ये सारा कुछ हमारे सिलेबस में आएगा। तो जो तीसरी थ्योरी है उसको हम पढ़ेंगे MOT, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इन सारी थ्योरीज में वो चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे जो लिवस के मॉडल में अनएक्सप्लेन्ड थी, या जिनको लिवस एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक और थ्योरी है, उसका नाम उसने लिखा हुआ है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये आपके सिलेबस में इसलिए नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सेस पे ठीक से अप्लाइड होती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ये ठीक से एक्सप्लेन कर पाती है, चूँकि आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्सेस का अभी नहीं है इतना ज़्यादा। तो यही वजह CFT को हम यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले। बाकी 3 थ्योरीज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप के कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, लिवस के मॉडल में जो लिमिटेशंस हैं वो, और ये जो अभी मैंने मॉडर्न थ्योरीज के नाम बताएं आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।